नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो हम बात करेंगे एसीई यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। चार्ट पैटर्न से शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट। तो देखिए स्टॉक में ये काफ़ी पुराना स्टॉक है, 2006 का लिस्ट स्टॉक है। और तब से लेके 2018 तक समथिंग 10 साल से ज़्यादा हो गए ये स्टॉक एक ही कंसोलिडेशन रेंज में रहा। यहाँ पे इसने अपना जो हाई लगाया था उसको 10 साल बाद जाके ब्रेक किया और उसके बाद भी क्या हुआ है कि यहाँ पे एक बड़ा सा राउंड बॉटम बनाया है। यहाँ पे जो हाई था 193 के समथिंग, उसको यहाँ पे जाके 2022 के एंड में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये जो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है और अब हमें थोड़ा कंसिडरेशन देखने को मिल रहा है और साथ में मार्केट सेंटीमेंट भी अभी नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे कंसिडरेशन अभी चल रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, बट उस रैली के पीछे काफ़ी लंबा जो है साइडवेज मार्केट, साइडवेज ये स्टॉक रहा है काफ़ी लंबे समय तक। तो ये जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इस स्टॉक में आगे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन फेज है इसके बाद हमें ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहीं तक ये स्टॉक रहना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक ये स्टॉक ने बॉटम लगा दिया है और यहाँ पे स्टॉक अगर आप कैचअप करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक रहेगा। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे देखते हैं तो पहले लेवल्स की बात करते हैं। तो टॉप पर तो अगर आप देखेंगे तो 1600 का यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। एंड बॉटम पे देखते हैं तो यहाँ पे है एक सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट है यहाँ पे। सेकंड सपोर्ट है 1181 का और फर्स्ट सपोर्ट है 1244 का। तो स्टॉक में क्या हुआ है कि स्टॉक अप ट्रेड में था और ये स्टॉक ने यहाँ पे अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है और यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, देन लोअर लो लगाया और यहाँ पे इसने डबल टॉप लगा के फिर गिरावट देखने को मिली। फिर ये इलेक्शन डे का ब्रेक डाउन था, उसके बाद में भी स्टॉक बिल्कुल साइडवेज ही रहा है ये स्टॉक। और यहाँ पे इसने हायर हाई लगाना शुरू किया है। मार्केट में गिरावट कब से शुरू हुई थी, वो सितंबर के लास्ट से शुरू हुई थी, तब भी ये स्टॉक में जो है हमें गिरावट देखने को मिली। इवन यहाँ पे इसने हायर हाई लगाया था और अपने लाइफ टाइम हाई पे भी ये स्टॉक चल रहा था। देन मार्केट में गिरावट और ज़्यादा रही है अभी, तो उस वजह से भी ये स्टॉक अभी करेक्ट हुआ है। तो ये स्टॉक का अगर आप जो प्राइस एक्शन देखेंगे वो ये है कि मार्केट में गिरावट के बावजूद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जब मार्केट में यानी रिकवरी होगी तो ये स्टॉक वापस से चलना शुरू कर देगा। इसके जैसा अगर आप एक और स्टॉक है इंडिजिन, इस स्टॉक को आप देखते हैं तो ये डिफरेंट सेक्टर से, बट यहाँ पे भी कुछ ऐसा प्राइजेशन है कि जब मार्केट में करेक्शन था तब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था और वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे किसी ने बड़ी कंपनी ने सेल किया था, फिर उसके बाद भी यहाँ पे हायर हाई लगाता रहा ये स्टॉक और अभी मार्केट करेक्शन के साथ ही गिरा है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेवल बनाया है, इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है और यानी कि यहाँ से जैसे मार्केट में रिकवरी शुरू होगी तो ये स्टॉक चलना शुरू कर देगा। इस स्टॉक की किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब वापस से एसी के पास चलते हैं चार्ट पे। तो इस स्टॉक में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। एंड यहाँ पर जो है ये लगभग अपना बॉटम लगा चुका है, अभी 1271 पर ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे छोटा सा गैप भी था, जो इस गैप को अभी स्टॉक ने फिल किया है और यहाँ पे इसने अपना छोटा हाई लगाया है यहाँ पे 1343 का। और यहाँ से जैसे मार्केट रिकवर होगा तो इस स्टॉक में जो है रिकवरी देखने को मिलेगी। जब तक मार्केट रिकवर नहीं होगा तो ये स्टॉक जो है साइडवेज रह सकता है, बट ज़्यादा गिरावट नहीं हो सकती स्टॉक में। अगर यहाँ से ये थोड़ा टूट भी जाता है स्टॉक तो भी इसका यहाँ पे पास में सपोर्ट बनेगा 1087 का, जहाँ तक ये स्टॉक मैक्सिमम आ सकता है मेरे हिसाब से। एंड अब फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, 15,153 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 41 का है एंड इंडस्ट्री पी 35 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। और इसका पी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो अभी रिसेंटली इसने अपने पी का भी काफ़ी हाई लगाया था, 67 का इसका हाई पी चल रहा था जब भी जो है इसका स्टॉक का प्राइस भी अपनी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो ये थोड़ा वैल्यू करेक्शन है जिस वजह से स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है और अभी इसकी जो है बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, 11 की बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू क्यों ज़्यादा है ये आगे डिस्कस करेंगे। एंड आर ओ सी काफ़ी अच्छा है, 42% का आर ओ अच्छा है, 30% का। डेट टू इक्विटी कम है बहुत ज़्यादा, 0.08। अभी रिसेंटली थोड़ा सा डेट लिया है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी रिजल्ट्स की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में 12% की सेल्स ग्रोथ थी और उससे पहले 12% की सेल्स ग्रोथ थी, जबकि लास्ट ईयर में फाइनेंशियल 2024 में 30% से ऊपर की सेल्स ग्रोथ रही थी और अभी लास्ट 2 क्वार्टर से 12% के आसपास ही सेल्स ग्रोथ है। तो ये थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है।
फुल ईयर के लिए जो मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, तो वो दिया है 20% का है, बट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 15% से 20% का कर रहे हैं, यानी आप मान सकते हैं कि 15% के आसपास रह सकता है फाइनेंशियल 2025 के लिए। और प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ थी लास्ट 3 ईयर से 30% के ऊपर थी, बट अभी 15% 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड देखिए 10 सालों का इसका जो CAGR है, सेल्स ग्रोथ 70% है, बट प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है 60%, इसलिए हमें स्टॉक में इतना अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। बट अभी जो है कि सेल्स ग्रोथ जितनी रहेगी उतनी हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार इसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे। अगर आप 10 सालों का मार्जिन देखेंगे तो 4% से बढ़ के 14% पर आ चुका है। बट अभी जो है कंपनी मैनेजमेंट जो है थोड़ा कंजर्वेटिव जो है अपना मार्जिन गाइडेंस दे रही है, तो मार्जिन का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो 16 से 17% का दिया हुआ है, और वो 16-17% जो दिया है उसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है। तो लास्ट ईयर का 16% का मार्जिन और 16 से 17 यानी ऑलमोस्ट फ्लैट मार्जिन दिया हुआ है, तो ये अदर इनकम को मिला के 16% का इनका एबिटा मार्जिन बनता है। तो यानी कि मार्जिन पे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपने पीक पर आ चुका है मार्जिन, यहाँ से थोड़ा बहुत ग्रो हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा ग्रो होगा ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी अगर आप देखिएगा तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 60% है 10 साल का, और सेल्स ग्रो 70% है, यानी कि अभी जो है जितनी सेल्स ग्रो करेगी उसी हिसाब से भी आपके प्रॉफिट ग्रो करेगी, क्योंकि पहले मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे, बट मार्जिन एक हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। अभी अपने पीक पे चल रहा है मार्जिन, अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्जिन इंप्रूव नहीं होगा, मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रही है। बट जैसी ग्रोथ हमें पहले देखने को मिली है वैसी अब देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो थोड़ा आपको कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलनी होगी। एंड जो सेल्स ग्रोथ है इन 2 क्वार्टर्स में कम रही है, यानी फर्स्ट हाफ में कम रही है, उसका रीज़न है कि एक तो एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर सेगमेंट से ज़्यादा रेनफॉल, और साथ में जो इलेक्शन की वजह से भी थोड़ा पोस्टपोन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन था। और साथ में जो इनका एक्सपोर्ट से जो कंट्रीब्यूशन था वो लास्ट क्वार्टर में 5% था, बट इस बार थोड़ा कम रहा है, क्योंकि जो इनका एक अफ्रीका से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो शिफ्ट हो गया Q3 में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेगमेंट और एक्सपोर्ट सेगमेंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि इनका अफ्रीका से जो एग्रीकल्चर सेगमेंट था वही एक्सपोर्ट जो है था। तो ये यहाँ से थोड़ा रेवेन्यू इनका कम रहा है, साथ में रोटिवेटर्स बनाना बंद कर दिया है कंपनी ने, डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि वहाँ से डिमांड कम थी और थोड़ा मार्जिन कम था, तो वो भी बनाना कम किया है। और साथ में जो कुछ ऑर्डर्स जो है आगे शिफ्ट हुए, इस वजह से थोड़ा हमें यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कम देखने को मिली है। अभी आगे कंपनी की सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हो सकती है। एंड जो टारगेट दिया है वो 15 से 20% का दिया हुआ है। इंडियन आर्म फोर्सेस से भी इन्हें जो है डिफेंस से ऑर्डर मिला हुआ है, और साथ में एक ऑर्डर है 400 करोड़ का जो कि अभी फाइनल स्टेज में है, जो कि डिफेंस सेक्टर से है ये ऑर्डर, और अभी फाइनल स्टेज में है। जैसे ही इनको नोटिफिकेशन मिलेगा तो इस न्यूज़ से भी जो है स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड 400 करोड़ का ये जो ऑर्डर रहेगा ये काफ़ी बिग ऑर्डर रहेगा डिफेंस सेक्टर में जो है कंपनी का कंट्रीब्यूशन इंप्रूव करने के लिए। साथ ही कंपनी ने जॉइंट वेंचर भी किया है अभी काटो वर्क्स के साथ, ये जापान की कंपनी है, इनके साथ जॉइंट वेंचर किया हुआ है। एंड ये जॉइंट वेंचर 2026 के Q1 में स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन भी उसके साथ ही 6 से 8 महीने में शुरुआत हो जाएगा। जो इनिशियल रेवेन्यू रहेगा, शुरुआत का रेवेन्यू वो 2026 में देखने को मिलेगा, और जो फुल स्केल पे जब ये जॉइंट वेंचर वर्क करेगा तो जो रेवेन्यू रहेगा फुल जो रेवेन्यू रहेगा वो 2027 में तक हमें देखने को मिलेगा। साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है कंपनी, 4,500 करोड़ का अभी मैक्सिमम कैपेसिटी है, रेवेन्यू कैपेसिटी, जिसको Q4 तक ये 5,100 करोड़ तक लेके आएंगे। और अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो टोटल जो है अभी 60 से 70% का टोटल है, जिसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट से 25 से 30% है, और जो इनका मेन सेगमेंट है वहाँ से 65 से 70% है, तो टोटल 60-70% समथिंग है बाकी के सेक्टर्स को मिला के। जिस टारगेट है कि 80% का यूटिलाइजेशन करेंगे, तो जब 80% का मैक्सिमम रेवेन्यू जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा तो उसके बाद और आगे एक्सपेंशन कर सकते हैं ये कंपनी, क्योंकि आगे और जरूरत पड़ेगी जब ये जो ऑलरेडी जो इनके प्लांट्स है वो फुल जो है कैपेसिटी पे अपने काम करेंगे, तो आगे और रेवेन्यू के लिए आगे और एक्सपेंशन की जरूरत पड़ सकती है। और साथ ही एक्सपेंशन के साथ में इस एक्सपेंशन के लिए जो है कंपनी ने कुछ लैंड्स भी एक्वायर करी है, और इस वजह से इनके थोड़े अभी इस क्वार्टर में जो है बोरोइंग्स ज़्यादा हो गई है, 114 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई है, जो कि पहले ओनली 4 करोड़ की थी। तो ये बोरोइंग इंक्रीज होने का रीज़न है कि एक तो जो लैंड्स एक्वायर की है उन्होंने, तो वहाँ पे कुछ पेमेंट्स है, और साथ में MSME जो वेंचर्स रहते हैं उनको जो पेमेंट करनी होती है वो आगे के लिए कंपनी ने पोस्टपोन कर रखी थी, बट अभी थोड़ी गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गई है कि उनके जो पेमेंट है वो अभी उनको इसी वजह से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की वजह से अभी करनी पड़ी, इस वजह से थोड़ी बोरिंग्स उठानी पड़ी। और कंपनी कह रही है कि ये अगले क्वार्टर में या Q4 तक, आई थिंक Q3 तक ही ये लोग इन बोरिंग्स को नॉमिनल कर देंगे या बिल्कुल जीरो कर देंगे। तो इस बोरिंग से जो है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में थोड़ा इंक्रीज हुआ है।
113 करोड़ के यहाँ पे बोरिंग्स है, जो कि अभी 6 महीने पहले सिर्फ 3 करोड़ की थी, तो इस वजह से थोड़ी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। और इसको जैसे जीरो कर देंगे और साथ, तो इस वजह से तो इससे जो है थोड़े हमें बुक वैल्यू पे थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जो अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 11 की है वो थोड़ा कम हो सकती है, बट ज़्यादा कम नहीं हो पाएगी। एंड इसके अगर पीयर्स को भी देखेंगे तो जो बाकी कंपनीज है उनका बिजनेस काफ़ी अलग है। जो मेन पीयर्स है इसके, वो तो इलेक्ट्रॉन इंजीनियर और लेआउट इंजीनियरिंग है, जिनकी भी बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है 6 and 19 की। तो इस सेक्टर में अभी थोड़ी बुक वैल्यू ज़्यादा है। एंड अभी इस स्टॉक को जो है लोग ज़्यादा वैल्यू पे परचेस कर रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक जो है अभी हमें अभी साइडवेज देखने को मिल रहा है। अभी जो कंपनी है 4% अपना रेवेन्यू स्पेयर पार्ट्स की सेल से जो है अर्न करती है। तो ये जो 4% रेवेन्यू है, इसको ये आगे 50 to 100%, आई मीन जो जितना रेवेन्यू स्पेयर पार्ट्स की सेल से, उस रेवेन्यू को 50 to 60% तक इंक्रीज करेंगे इस रेवेन्यू को। क्योंकि अभी जो इनके स्पेयर पार्ट्स के काफ़ी सारे फेक एंड डुप्लीकेट पार्ट्स मौजूद है, जो सेकंड मार्केट में लोगों को मिल जाते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने DMS नाम का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है, जिससे ये जो कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, इक्विपमेंट बाय करते हैं, उनका ट्रैक रख पाए और उनके सर्विसेज का ट्रैक रिकॉर्ड रख पाए। और उनको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन के थ्रू ये मतलब रिमाइंड कराए कि जो है स्पेयर पार्ट्स के लिए, सर्विसिंग के लिए, तो ये अपने खुद के स्पेयर पार्ट्स, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स सेल कर पाए। अभी इस सेगमेंट से 50 से 60 करोड़ का समथिंग रेवेन्यू है, जिसको ये आगे 50 to 60% तक इंक्रीज करेंगे। अभी 2025 का एस्टिमेट रेवेन्यू है 3,400 करोड़ का, जिस और 2026 का टारगेट है 4,400 करोड़ का, यानी कि 29% के समथिंग ये 2025 से 26 तक का सेल्स रहेगा। तो इस साल का जो सेल्स रहा है कंपनी का थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, बट आगे अच्छा रह सकता है। 29% का एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक क्रेन्स के सेगमेंट में भी एंटर किया है। इलेक्ट्रिक क्रेन्स इनके पास ऑलरेडी है, मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, बट रेगुलेटरी नोटिफिकेशन आना बाकी है अप्रूवल का, और उसके बाद ये लोग सेल भी कर पाएंगे। और सेल कर पाएंगे ये लोग दिसंबर और जनवरी में, यानी जो है सेकेंड फाइनेंशियल 2025 के सेकेंड हाफ में ये लोग सेल करना शुरू कर देंगे। साथ ही कंपनी के पास जो है BS6 मॉडल के जो है इक्विपमेंट्स है, और अभी जैसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो रहे हैं कि BS3 से लोग BS4 पे शिफ्ट कर रहे हैं, एंड जो 4 पे है वो 5 पे, एंड 5 से 6 पे। तो यहाँ पे कंपनी का एडवांटेज है कि BS6 के भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो मॉडल्स है वो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जैसे तो लोग शिफ्ट करेंगे तो इनके पास काफ़ी अच्छा एडवांटेज रहेगा, एक्सपोर्ट के लिए भी और डोमेस्टिकली भी। बैलेंस शीट की बात कर चुके हैं कि जो बोरिंग्स अभी इस क्वार्टर में इंक्रीज हुई है वो क्यों हुई है, और आगे वो कम हो जाएगी। 42% का ROC रहा है, और इन्वेस्टर्स में 65% प्रोमोटर्स है, FI 11%, DIS 1%, पब्लिक 20% है। एंड पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे कम ही हुई है एक्चुअली 2022 से। और टिकट टेप पे देखते हैं तो अभी लास्ट क्वार्टर में 15% होल्डिंग थी, जो कि अभी 14% हो गई है Q3 में। तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 1% से कम हो गई है, बिकॉज स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा कंसिडरेशन के फेस में लोगों को डर है कि स्टॉक गिर ना जाए, और साथ में जिन्होंने पहले से बाय कर रखा था वो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो मेरा व्यू इस स्टॉक पे यही है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आगे ग्रोथ के लिए ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है स्टॉक में। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस सेक्टर को ये कंपनी सर्व करती है। अभी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काफ़ी पीछे है, तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है कंपनी के लिए। अगर आप डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो जैसे गवर्नमेंट पुश करेगी इन चीज़ों के लिए, ज़्यादा अपना बजट बढ़ाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में, तो कंपनी को भी यहाँ पे इंडायरेक्टली काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो चाहे आप ट्रेडर्स का लॉस हो या प्रॉफिट हो, बट ब्रोकर का हमेशा प्रॉफिट ही होता है, उसको अपना ब्रोकर मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर गवर्नमेंट जो है एलोकेट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा बजट इन सेक्टर्स के लिए, तो डिफेंस से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स नहीं सॉरी, एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को ये कंपनी जो है अपने इक्विपमेंट्स और मशीन सप्लाई करती है। तो यहाँ पे इन कंपनी जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी से, डेवलपर कंपनी से, उनको उनके प्रोजेक्ट डिलेस हो सकते हैं, बट जो है ऐसी कंपनीज के लिए हमेशा फ़ायदा ही रहेगा, इनके जो है इक्विपमेंट्स हमेशा सप्लाई होंगे। और साथ ही कंपनी की एक NX सीरीज़ है, जो अभी काफ़ी डिमांड में है, जो कि कोविड के बाद से काफ़ी डिमांड में है, क्योंकि वो जो सीरीज़ है वो मल्टी फंक्शनल सीरीज़ है, काफ़ी सारे फंक्शंस है उस सीरीज़ में, एंड एडवांस टेक्नोलॉजी सीरीज़ है। और साथ में ये जो सीरीज़ है ये कंपनी के पेटेंट सीरीज़ है, और साथ में और भी कुछ सीरीज़ जो है कंपनी के पेटेंट है। तो इन सीरीज़ को कोई और जो है मैन्युफैक्चर कॉपी नहीं कर सकता, ये कंपनी की खुद की ओरिजिनली रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू ये सीरीज़ बनाई गई है। साथ ही कंपनी का मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है, अभी मोबाइल क्रेस में 63% का, एंड टावर क्रेस में डोमेस्टिकली 60% का रेवेन्यू है। कंपनी जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पिक एंड कैरी मैन्युफैक्चरर है, जिसकी इनकी जो है प्रेजेंस भी पूरे इंडिया में, और साथ में 37 से ज़्यादा कंपनीज को सप्लाई कर रही है। और जो
तो 2025 का सेकंड हाफ है, वहाँ से थोड़ा एक्सपोर्ट का जो इनका कंट्रीब्यूशन अभी कम हुआ था वो भी वापस से पिकअप करने लगेगा। तो मार्जिन पे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो इनकी जो हायर टोनेज क्रेन्स है, जहाँ यानी कि जो ज़्यादा टन्स का जो वेटेज उठा सकती है, वहाँ पे इनका मार्जिन काफ़ी अच्छा बनता है और वहाँ पे डिमांड भी वापस से पिकअप कर रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।